सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। तो पिछले दिन मैंने आपसे ये कहा था कि आप देखिए कि जीएस को कितने भागों में बांट दिया। तो हमने आपको बतला दिया है। तो इसको जीएस को दो भागों में बांट दिया, ट्रेडिशनल जीएस, करंट जीएस। और ये बात आज हम आपको आपका समय नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए, आपको हमने पिछले दिन ही कह दिया था कि पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल्स ज्योग्राफी है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी विद बिहार है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैप है। फिर इंडियन इकोनॉमी है, साइंस में पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। और क्या हमने कहा था कि करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये सारी बातें बता दिया था। तो आज हम लोग अब चलते हैं इतिहास पर। तो इतिहास को कितने भागों में बांट दिया यह भी बता दिया था। भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसको यहाँ तक ये बांट दिया गया। फिर सिलेबस भी बता दिया था, पढ़ना क्या है। भारतीय राजव्यवस्था है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, कला एवं संस्कृति है, पशुपालन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है और करंट अफेयर्स है। ये सारी बातें आपको मैंने पिछले क्लास में कह दिया था। अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास का, एंशिएंट इंडिया का सिलेबस क्या है। व्हाट आर द सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस एंशिएंट इंडिया का हम आपको क्या दिखाएंगे, हम आपको सिलेबस दिखाएंगे कि इस एंशिएंट इंडिया का क्या सिलेबस है। इस बात को आप देखिए। तब एंशिएंट इंडिया का यदि आप सिलेबस देखिएगा तो इसमें क्या है, ये आपका इतिहास क्या है। हम लोग इसी के संदर्भ में हम आपसे क्या करेंगे, ये बात करेंगे कि इतिहास क्या है, इसमें हमको पढ़ाना क्या है। तो हम सबसे पहले आपको ये बात दिखा दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमको पढ़ाना है, ये इतिहास से संबंधित बात है। हम इसको जो पढ़ाएंगे वो इतिहास से संबंधित बात हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले इतिहास क्या है, सेकंड क्या है, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, फिर मानव एवं पृथ्वी आया, फिर मानव का विकास हुआ, मानव प्रजाति हुआ, पाषाण काल हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति हुई, वैदिक सभ्यता हुआ, महाजन पद हुआ, ये महाजन पद हुआ। इसके बाद आपको दिखाना है, आपको हम दिखाते हैं, ये कहाँ पर दिखा दें आपको, हम ये दिखाते हैं, ये दिखा दें आपको। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये सिकंदर का आक्रमण, ये सिकंदर का आक्रमण, ईरानी आक्रमण, मगध का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, ये सब सिलेबस है। फिर देखिए, फिर हम लोग पहुँचते हैं, फिर हम लोग पहुँच जाते हैं, किस पर पहुँचते हैं, ये किस पर हम लोग पहुँच गए, ये मौर्योत्तर काल में पहुँच गए। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग पहुँचते हैं गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, फिर राजपूत काल। और गुप्तोत्तर काल में जो आप देखिएगा, तो ये गुप्तोत्तर काल में राजपूत काल, वर्धन वंश, पाल वंश, सेन वंश, अरबों का आक्रमण। तो ये आपका यहाँ पर हम आपको सिलेबस दिखाते चले जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ से चलते हैं, ये चलते हैं दक्षिण, प्राचीन भारत में हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। ये चलते हैं दक्षिण भारत का, हम कहाँ चलते हैं, ये दक्षिण भारत का इतिहास चलते हैं। ये दक्षिण भारत का इतिहास, इस दक्षिण भारत के इतिहास को आप देखिए, ये दक्षिण भारत के इतिहास को आप देखिए। तो दक्षिण भारत के इतिहास में आप देखिएगा, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है, ये चालुक्य वंश पढ़ना है, ये राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है, ये पल्लव वंश पढ़ना है। इसके बाद आफ्टर दैट व्हिच थिंग यू विल रीड, चोल वंश पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये चोल वंश पढ़ना है, ये आपको ये पढ़ना है चोल वंश। देखिए, ये चोल वंश पढ़ना है, चेर वंश पढ़ना है। फिर आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पांड्य वंश पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, ये पांड्य वंश पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, इतिहास का लेखन, इसी के साथ
एंशिएंट हिस्ट्री आपका क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देख लिया, इस सिलेबस को आपने देखा। तो किसके सिलेबस को आपने देखा, तो आपने जो सिलेबस देखा ये किसके सिलेबस को देख लिया, एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को आपने देख लिया। और यहाँ से आप इस सिलेबस को क्या करते चले जा रहे हैं, आप देखते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से आप इस सिलेबस को देख लीजिए, आपके सामने ये सारा सिलेबस मैंने रख दिया है। इसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे आप सभी बच्चों को। और अब आप देखिए कि जब कभी भी हम इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ इसमें है। तो इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट को भी क्या कर दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिलेबस लिखाया जाएगा। और क्या, और विशेष रूप से मैं आपको बतला दूं कि जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसी प्रकार से सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, उनका सिलेबस लिखा देंगे। फिर सिलेबस के आधार पर उसको विस्तार से आपको वर्णन करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करा देंगे। वह सॉल्व जो कराएंगे वो हर लेवल का होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यानी पीसीएस एग्जामिनेशन हो, वो एसएससी लेवल का हो, रेलवे हो, ये सारी बातें करवा दूंगा। इसका मूल मकसद यही है कि आज आप भले छोटे हैं लेकिन कल हर बच्चे की एक इच्छा होती है कि हम बीपीएससी करें, हम यूपीएससी में जाएं। तो इससे क्या होता है, एक आधार बनता है और उसी आधार पर हम क्या करते हैं, आपसे कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए आप मेरे किए हुए कार्यों पर विश्वास रखें, हम आपको ऊंचाई तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो आइए, अब हम लोग इस सिलेबस को तो जान लिया, अब हम लोगों को ये देखना है कि पढ़ना इसमें क्या है। तो इसके लिए हम लोग अब शुरू करते हैं, अब नेक्स्ट डे की पढ़ाई ये हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे अब इतिहास क्या है। आज इसी बात को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे कि ये इतिहास क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इतिहास के संबंध में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जब इतिहास के संबंध में बात करते हैं तो इतिहास बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। चलिए कैसे भाई, तो सिंपल सी बात है, जब आप छोटे थे, जब आप क्या थे, ये छोटे थे, तो उस समय जाकर के लोग कहा करते थे भाई इतिहास पढ़ना है। तो इतिहास को लोग क्या मानते थे, तो इतिहास को जो मानते थे ये क्या मानते थे, सबसे ये कैसा सब्जेक्ट माना जाता था, सबसे कमज़ोर जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ता था उनके संबंध में कहा जाता था कि भाई ये क्या है, कमज़ोर विद्यार्थी है। लेकिन वही यदि कोई बच्चा क्या पढ़ता था, मैथ बनाता था, अंग्रेजी पढ़ता था, तो घर में उनके परिवार से उनको बड़ी इज्जत मिलती थी और वो कहते थे कि मेरा बेटा क्या है, बड़ा ब्रिलियंट है, ही विल डू समथिंग, भविष्य में ये क्या करेगा, नाम कमाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इतिहास की मान्यता, इनकी विशेषता, इनकी मर्यादा, इनका महत्व बढ़ते चला जाता है। और मैंने ये बात आपसे कह भी दिया था कि कैसे इसका महत्व बढ़ता है। इसलिए इसका महत्व बढ़ता है कि किसी भी हायर एग्जामिनेशन में इसका जो संख्या होती है, किन की संख्या होती है, इतिहास के प्रश्नों की जो संख्या होती है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए, हम ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं, हम टू द पॉइंट अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इतिहास कहते किसको है, तो इतिहास दो शब्द से बना है। आप बचपन में पढ़े होंगे, इति माने बीती। इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है बीती। ये इति का अर्थ होता है बीती, और हास का अर्थ होता है कहानी। हास का अर्थ क्या है, ये कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी, अर्थात बीती हुई कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में इस बात को आपने क्या किया था, इस बात को आपने समझ लिया था कि भाई ये जो कहानी है यही क्या कहलाता है, बीती हुई ये कहानी को क्या कहा जाता है, ये इतिहास कहा जाता है। यानी ये जो बीती हुई कहानी है, ये बीती हुई कहानी ये क्या कहलाता है, ये इतिहास कहलाता है। ये पंडित जी आपको पढ़ाया करते थे। चलिए, इसमें कोई दो बात नहीं है,
ये जो बातें हैं यहाँ पर ये गलत नहीं है, ये क्या है, ये राइट है। लेकिन ये जो परिभाषा दिया गया है अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह परिभाषा, ये क्या है, यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इसी को पूरा करने के लिए, इसी को क्या करने के लिए, इसी को पूरा करने के लिए क्या किया गया, इसी को पूरा करने के लिए एक इतिहासकार आए। एक क्या आए, इतिहासकार आए। और उस इतिहासकार का नाम क्या है, इतिहासकार का नाम है H.C. वर्मा। H.C. वर्मा, ये H.C. वर्मा आए और इन्होंने इतिहास को क्या किया, परिभाषित किया। तो क्या परिभाषित किया, और परिभाषित करते हुए इन्होंने नए रूप से इसको, इतिहास को परिभाषित किया और इसके परिभाषा को क्या दी गई, मान्यता दी गई। तो क्या परिभाषा दिया गया, तो इसने लिखा, इतिहास में इसने लिखा कि ऐसा ही था। इसने क्या लिखा, ऐसा ही था, ऐसा ही था, या ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। इस परिभाषा को क्या मिल गई, कहता है एक्सेप्टेड बाय ऑल। ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड बाय ऑल। इस परिभाषा को सबों ने क्या मान लिया, मान लिया। कहा कि यह जो परिभाषा दी गई है ये क्या है, अपने आप में पूर्ण है, कहीं दोष नहीं है, यह दोष मुक्त है। इसीलिए अब तक इतिहास की जो सबसे सर्वमान्य परिभाषा है वो यही है जो H.C. वर्मा ने दिया था, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। तो आपने इतिहास को समझ लिया कि इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो ये बात अब आपसे मेरा कहना है कि अब इसके नए टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो रियल में यदि निष्कर्ष के तौर पर हम लोग चलेंगे तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या देखेंगे, तो इतिहास क्या है, तो कहता है बीती हुई घटनाओं का ब्यौरा मात्र है। ये क्या है, तो कहता है बीती हुई, ये क्या है, ये बीती हुई घटनाओं का, ये बीती हुई घटनाओं, ये बीती हुई घटनाओं का ब्यौरा मात्र है। ये ब्यौरा मात्र है। ये बीती हुई घटनाओं का क्या है, ये ब्यौरा मात्र है। तो इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं का क्या है, ये ब्यौरा मात्र है। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट, ये क्या है, तो ये कहता है पास्ट रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट। ये क्या कहता है, पास्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इंसिडेंट। ये क्या है, कहता है अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इंसिडेंट। तो ये बीती हुई घटनाओं का ब्यौरा मात्र है। तो ये बात आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोग क्या देखते हैं कि इतिहास क्या है, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक आपका जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक, ये अगला टॉपिक आता है इतिहास का, हाँ, इतिहास का पिता। देखिए, तो ये इतिहास का पिता के संबंध में हम लोग अब क्या देखेंगे, ये इतिहास के पिता किसको कहते हैं, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या देखेंगे, किसने मान्यता दिया, इसको आप देखिए। तो इसी बात को आप देखिए। तो जो प्रश्न में पूछा जाता है, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, ये प्रश्न बराबर आता है। तो इतिहास के पिता के संबंध में आप देखिए, इतिहास के पिता के संबंध में आप इसको देखिए। कैसे आप देखिए इतिहास के पिता के संबंध में,
तो सबसे पहली बात, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? हेरोडोटस। उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये है हेरोडोटस। ये व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के। ये क्या थे? ये यूनान के निवासी थे। ये यूनान के ये निवासी थे। और जब यूनान के निवासी थे तो किसी भी घटना के प्रति ये बड़ा संवेदना रखते थे, बड़ी संवेदनशील होते थे। कोई घटना जब घटती थी तो आसानी से इसको ये क्या करते थे? नोट कर लेते थे, और नोट करके उसको आप लिख डालते थे। तो इसने क्या किया कि किसी भी घटना को बड़ा क्रमबद्ध रूप से सजा करके लिखा। ये किसी भी घटना को, किसी भी घटना को क्रमबद्ध रूप से सजाकर लिखना प्रारंभ किया। लिखना ये क्या किया? प्रारंभ किया। ये सजाकर लिखना ये क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो जब ये सजा कर लिखने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? एक विस्तृत रूप से एक संख्य वो क्या बन गया? किताब का रूप धारण कर लिया। तो वही किताब का जब रूप धारण किया तो इसी किताब का नाम क्या रखा गया? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस की जो कृति है, ये हेरोडोटस की कृति, ये जो हेरोडोटस की जो कृति है, ये कृति, उसका नाम, कृति मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पुस्तक। उसके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। उनके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। यही हिस्टोरिका, उसके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और ये बराबर प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई हेरोडोटस ने कौन पुस्तक लिखा? तो भाई हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक ये पुस्तक लिखा। और इसी पुस्तक को आधार बना, और यही पुस्तक क्या बना? इतिहास का आधार बना। और इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से सजा करके इसमें लिखा। और क्रमबद्ध रूप से जब सजा करके इसमें लिखा तो इसी के साथ इतिहास को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हेरोडोटस का ये जन्म कहाँ हुआ भाई? यही जन्म, तो यदि हम इसका जन्म देखें तो इसका जन्म यूनान में हुआ। ये कहाँ इसका जन्म हुआ? ये यूनान में। इसका काल क्या था भाई? ये जन्म का समय क्या है? तो जन्म के समय के बारे में कहा जाता है 484 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु कितने में हुई थी? इनकी मृत्यु ये हुई थी 425 ईस्वी पूर्व में। ये 425 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? ये मृत्यु हो गई थी। तो आइए, आपने इसको देख लिया कि हेरोडोटस की जो कृति है वो हिस्टोरिका है। जन्म कहाँ हुआ? यूनान हो गया। और जन्म का कब हुआ? तो 484 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हो गया? तो ये हो गया 425 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इस प्रकार से आपने इतिहास के पिता के संबंध में देखा। और इन्हीं को क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। इनको क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इतिहास का। ये क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया। ये पिता कहा गया। ये कहा गया फादर ऑफ हिस्ट्री। यही क्या कहलाया? फादर। ये कहलाया फादर ऑफ, ये क्या कहलाया? हिस्ट्री। ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाया। ये भी प्रश्न पूछता है। तो इस जगह से आपका 2 प्रश्न हो गया। नंबर 1, हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। और सेकंड बात इससे क्या, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन एक जानकारी के लिए मैंने आपके सामने रख दिया। और दूसरा जो प्रश्न पूछता है अक्सर, वो प्रश्न क्या पूछता है? इतिहास का पिता कौन है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री यही है हेरोडोटस। आप हेरोडोटस को एक बार देखिए, ये इसका चेहरा कितना भव्य लगता है एक दार्शनिक के रूप में है। और ये कुछ
अपने आप में एक बहुत संदर्भ में, अपने आप में एक क्या है, एक कुछ लिखने की क्षमता रखता है, ताकि इस लोगों का, मानव का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से आपने किसके संबंध में देख लिया, ये हेरोडोटस के संबंध में आपने देख लिया। अब हम तीसरा टॉपिक चलते हैं आप पर। अब हम आपको ये दिखा दें कि ये हेरोडोटस जहाँ जन्मे थे उस जगह का नाम तो यूनान है। तो मैंने आपको यूनान नहीं दिखाया है, अब मैप में हम आपको यूनान दिखा देते हैं। अब हम आपको मैप में क्या दिखा देते हैं, ये यूनान, यही देखिए यूनान। तो यूनान का इतिहास में क्या योगदान रहा, इसी बात को हम आपके सामने परोस रहे हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनान, किसमें रहा इन हिस्ट्री। तो हम इतिहास में यूनान का क्या योगदान है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस, ये किसमें, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस। ग्रीस कौन क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में इनका क्या योगदान रहा, इस बात को अब आप ध्यान से देखिए। तो हमने तो सब बात बता दिया, चूंकि हेरोडोटस यूनान के ही रहने वाले थे, ग्रीस के ही रहने वाले थे, तो इसका बड़ा भारी योगदान रहा। क्यों, इतिहास को इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दिला दिया। इतिहास को इसने किस रूप में मान्यता दिला दिया, एक सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को इन्होंने क्या दिला दिया, मान्यता दिला दिया। तो स्वाभाविक बात है, जब हेरोडोटस ने इतिहास के रूप में इनको एक मान्यता दिला दिया, तो बहुत बड़ा यूनान का योगदान है। अब ये यूनान है कहाँ, विश्व मानचित्र पर आप यदि इसको देखिएगा कि यूनान कहाँ पर है, वेयर इज यूनान, दिख नहीं रहा है सर। क्या नहीं दिख रहा है भाई, शिव मूर्त, क्या नहीं दिख रहा है आपको, हम साफ साफ लिख रहे हैं, आप लिखिए कि क्या नहीं दिख रहा है, आप इसको लिखिए, प्रणब लागी। अच्छा सर, स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन देखिए, स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन देखिए, राइट है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ये बढ़िया है। इसमें बहुत तेज से हम यदि पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यस, लिखने के साथ साथ मेरी आवाज़ को भी आप सुन रहे हैं, इसके लिए आप अपने आप को कंट्रोल करिए, और बहुत साफ साफ हम लिख रहे हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, नो डाउट। आप बढ़िया से अपने मोबाइल में देखिए, ईच एंड एवरीथिंग इज आर कंप्लीटली वेरी नाइस, नो डाउट। इसीलिए आप इस पर कोई कमेंट पास मत करिए, आप ध्यान से देखने का कोशिश करिए, ट्राई टू सी इन बेटर वे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल सी वेरी फाइन वे। जैसे हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीस, हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो व्यूअर्स है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है, एकदम स्पष्ट है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप ध्यान से रख करके इसको पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने चले जा रहे हैं कि क्या देखने जा रहे हैं भाई, कि इसका ग्रीस कहाँ पर है, इस बात को आप देखिए। ये जो ग्रीस को हम लोग देखते हैं, ये ग्रीस कहाँ है, इस बात को आप ध्यान से देखिए, ये ग्रीस कहाँ पर है, इसको देखिए। ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन है ग्रीस, यही है, दिस पोर्शन इज ऑफ ग्रीस। देखिए एकदम साफ साफ हम लिख रहे हैं, स्पष्ट है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लिख दिए हैं। यही ग्रीस क्या कहलाता है, यही ग्रीस कहलाता है यूनान। ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनान। और यूनान से संबंध में आप देखिएगा तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी तो छोड़िए, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए, हम आपको अभी ये दिखा रहे हैं, देखिएगा ये प्रश्न क्या पूछा गया है, इस बात को अब ध्यान से देखिएगा, ये कौन प्रश्न है। तो यहाँ आप देखिए, पहले ये भूमध्य सागर है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, दिस पोर्शन इज ऑफ मेडिटेरियन सी। आप ये ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाता है, ये मेडिटेरियन सी है। ये देखिए, यही है भूमध्य सागर, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड, ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर कहलाता है। ये देखिए, ये भूमध्य सागर का ये पोर्शन ये चला जाता है, ये जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाता है, ये भूमध्य सागर का ये पोर्शन चला जाता है, ये भूमध्य सागर का
ये पोर्शन चला गया। देखिए प्लीज लुक, दिस पोर्शन इज ऑफ मेडिटेरियन, ये सी, ये आपका मेडिटेरियन सी है। ये देखिए यही पोर्शन आपका क्या पड़ जाता है, ये मेडिटेरियन सी पड़ता है। ये क्या पड़ गया, मेडिटेरियन सी पड़ गया। और मेडिटेरियन सी में यहीं पर ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन है तुर्की। देखिए ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ऑफ तुर्की। यही देखिए ये पोर्शन है तुर्की। और यही ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन इस प्रकार से, तो ये पोर्शन, यही पोर्शन क्या पड़ गया आपका, यूनान का ये पोर्शन पड़ गया। यही पोर्शन क्या पड़ गया, यूनान। तो किससे ये जुड़ा हुआ था, ये तुर्की से जुड़ा हुआ था यूनान। और यूनान की जो आकृति है वो कैसी आकृति है, यूनान की यदि आकृति को देखिएगा तो हाथी के सूंड की तरह है। आप अपने मोबाइल में देखिए, अपने मैप में देखिए, वो तुर्की से सटा हुआ है, लाइक ए एलिफेंट ट्रंक, वो हाथी के सूंड के समान है। तो ये यूनान है। और यही यूनान में कौन जन्मे थे, इसी यूनान में आपका जो जन्मे थे, वो जन्मे थे आपका कौन, किसको हम लोग कह सकते हैं, यही यूनान में कौन जन्मे थे, इसी यूनान में जो जन्मे थे हेरोडोटस जन्मे थे। यहीं पर कौन जन्मे थे, हेरोडोटस। यहीं पर ये हेरोडोटस जन्मे थे। इस पर कौन जन्मे थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस यहाँ पर क्या थे, ये जन्मे थे, यहीं पर जन्मे थे। जन्म जो हुआ था, ये किन का जन्म हुआ था, हेरोडोटस का। हेरोडोटस, ये हेरोडोटस का यहीं पर जन्म हुआ था। ये हेरोडोटस का यहाँ पर क्या हुआ था, ये जन्म हुआ था। ये हेरोडोटस का ये क्या हुआ था, ये जन्म हुआ था। ये तो अगला पॉइंट हम लोग अब देखते हैं। तो इससे प्रश्न क्या क्या पूछता है, तो कभी कभी आप देखिएगा, समटाइम्स यू विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दिस पोर्शन, फ्रॉम दिस पोर्शन। तो यहाँ पर जो पोर्शन में जो पूछा जाता है, तो वो क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन क्या है, देश है। तो दक्षिण में यदि हम लोग यहाँ देखेंगे तो दक्षिण वाले पोर्शन को आप देख लीजिएगा, फिर उत्तर वाले पोर्शन को देखिएगा, पूरब वाले पोर्शन को देखिएगा, और किसको देखिएगा, पश्चिम वाले पोर्शन को आप देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि लीबिया किधर से है, इजिप्ट किधर से है, अल्जीरिया किधर से है, ये रोम इटली किधर से है, स्पेन ये किधर, फ्रांस किधर, तो ये सब तुर्की किधर से, तो ये सब बात आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पोर्शन हम लोग अब देखते हैं। आपने इसको देख लिया, आपने इसको समझ लिया कि भाई यूनान कहाँ है, हेरोडोटस के संबंध में आपने सारी बातों को समझा। इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगला पोर्शन को आप ध्यान से आप देख लीजिए। ये जो अगला पोर्शन होगा वो उस बात को आप क्या करिए, ध्यान से देखिए। आप नेक्स्ट पोर्शन को क्या करिए, आप ध्यान से इसको देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। अब इतिहास का हम लोग देखते हैं विभाजन। ये इसका क्या है, इतिहास का ये विभाजन है। कैसे इतिहास को क्या कर दिया गया, ये बांट दिया गया। इतिहास को कैसे ये बांटा गया, इस बात को अब ध्यान से देखिए। अटेंशन प्लीज। हाउ हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड, हिस्ट्री, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इस बात को अब ध्यान से आप क्या करिए, इस बात को ध्यान से आप देखिए। कैसे इतिहास को क्या कर दिया गया, ये बांट दिया गया, इसको देखिए। तो इतिहास के जो विभाजन की बात यदि हम लोग करें, तो इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। तो इतिहास के विभाजन में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको क्या कर दिया गया, ये बांट दिया गया। ये किस आधार पर इसको क्या कर दिया गया,
ये बांट दिया गया। तो यहां पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि पहला लिखा हुआ है, ये पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ये प्राक इतिहास। आप पहला यहां पर देख रहे हैं, ये दैट इज प्राक इतिहास। ये क्या लिखा हुआ है? ये है प्राक, ये है प्राक इतिहास, ये प्राक इतिहास, ये प्राक इतिहास। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया। ये 3 भागों में बांट दिया गया। ये है प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल, और ये क्या है? आद्य इतिहास। तो अब हम इसी को आपको समझाने जा रहे हैं कि प्राक इतिहास है क्या। होम इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज। ये हम किसको कहते हैं प्राक इतिहास? इस बात को आप देखिए। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है प्री हिस्टोरिक, ये प्री हिस्टोरिक एज, इसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्लियर? ये प्री हिस्टोरिक एज में आप यहां पर क्या करिए, सर मैथ्स क्लास 5 करनी है, स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन लिए सर। ऐप के लिए चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर कौन सी बात है। ये प्राक इतिहास है, तो प्री हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज किसको कहते हैं भाई? अब इस पर हम लोग ध्यान से देखें कि होम इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज। ये प्री हिस्टोरिक एज किसको कहेंगे, इस बात को देखिए। तो इसका मूल बात यही कहा गया है कि ऐसा इतिहास जिनका कोई लिपि ना हो, इसको क्या कहा जाता है? ऐसा इतिहास, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी कोई लिपि ना हो, अपनी कोई लिपि ना हो, लिपि ना, ये अपनी कोई लिपि ना हो। तो यही क्या कहलाता है? प्राक इतिहास। तो कहिएगा सर इसका उदाहरण क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल? तो हम इसका उदाहरण आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसका जो उदाहरण है वो है पाषाण काल। इसका उदाहरण कौन है? ये है पाषाण। ये उदाहरण क्या है? ये है पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। ये है पैलियोलिथिक एज। ये क्या है? पैलियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक, ये क्या कहलाता है? एज। ये क्या कहलाता है? ये पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक, ये क्या है? पैलियोलिथिक एज। तो स्वाभाविक बात है कि पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, किसी भी प्रकार का ये मानव जो थे यहाँ पर कैसे थे? ये आदि मानव थे। ये क्या थे? आदि मानव। ये क्या थे? आदि मानव। तो आदि मानव का मतलब है प्रीमैटिव एज पीपल। प्रीमैटिव एज, ये क्या है? पीपल। ये प्रीमैटिव एज पीपल। तो बड़ा नेचुरल बात ये है, वेरी नेचुरल मैटर इज दैट कि इस काल के जो लोग थे, इस काल की क्या हो सकता है? ये तो अभी पशुवत जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, जंगलों में रहते थे, इनको केवल खाने के लिए चिंता रहता था, तो लिपि का तो विकास हुआ नहीं था। ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। तो इसके संबंध में कैसे जानोगे? तो इसीलिए कहता है कि आदि प्राक इतिहास का मतलब ये होता है ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि ना हो। और इसका उदाहरण हमने आपको दिया। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पाषाण काल। इसका उदाहरण क्या है? यही है पाषाण काल। तब अब सवाल ये है कि पाषाण काल के संदर्भ में जानेंगे कैसे सर? ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा मूल स्रोत है, इसके जानने का जो स्रोत है, इसके जानने का, ये जो जानने का स्रोत है, जानने का ये क्या है? ये स्रोत। तो जानने के स्रोत में हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं उत्खनन से उत्पन्न, उत्खनन से उत्खनित, उत्खनन से
उत्खनित सामग्री के द्वारा, सामग्री, ये सामग्री के द्वारा प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष से हम इनकी क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खनन से, उत्खनित सामग्री के द्वारा जो बात है उनसे जाकर के हम क्या करते हैं, उनसे हम ये बात देखते हैं, ये उनसे हम लोग यही बात देखते हैं। तो यही क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल की, ये क्या कहलाता है, ये बात कहलाता है। हाँ बोलिए, बोलिए। तो ये उत्खनन से उत्खनित सामग्री के बात में ही बात करता है। तो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, ये ऐतिहासिक काल में चलते हैं। तो ऐतिहासिक काल में क्या है, इस बात को देखिए। अब ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, इस बात को अब ध्यान से देखिए। हुम इज कॉल्ड ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक एज। ऐतिहासिक, ये क्या है, ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक काल, ये किसको कहा जाता है, ऐतिहासिक काल ये किसको कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान से ये देखिए। बोल दो कि क्लास के बाद ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, इसके बाद इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये ऐतिहासिक काल में किसको कहते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, इस बात को ध्यान से आप देखिए। तो ये जो ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या है, इसकी जो खासियत है, तो कहता है ऐसा काल। ये क्या कहता है, ऐसा काल। ऐसा काल इसको कहा जाता है, ऐसा काल, ऐसा काल, ऐसा काल, ऐसा काल जिसके, जिनके, जिनकी अपनी लिपि हो, अपनी, अपनी लिपि हो, अपनी लिपि, अपनी लिपि हो, और पढ़ी गई हो, और पढ़ी, और पढ़ी गई हो, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है ऐतिहासिक काल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी ऐतिहासिक काल का मतलब है ऐसा काल जिनकी अपनी लिपि हो और क्या हो, पढ़ी गई हो। तो अब सवाल है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा सर, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हिच टॉपिक विल कम विद इन दिस चैप्टर। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल में यदि लें, हम यदि एग्जाम्पल लें, ये एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर यही बोलेंगे कि एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के, 6ठी सदी, ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास, बाद का इतिहास, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास। ऐसा इसलिए कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में लेखन कला का विकास हुआ। एकदम रिमेंबर रखना है कि इसी समय, यानी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में लेखन कला का विकास हुआ। लेखन, ये लेखन लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला का ये क्या हुआ, ये विकास हुआ। ये लेखन कला का ये विकास हुआ। और लेखन कला का जब विकास हुआ तो इसी समय लेखन कला जो लिखा गया उसको पढ़ा गया। तो स्वाभाविक बात है, तब वर्तमान इतिहास में यदि हम लोग इसको देखें तो आप और सहजता के लिए जैसे आप लिख सकते हैं मौर्य काल, ये मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गुप्त काल आदि। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बातें लिखी गई है, जो बात लिखा गया है वह बात पढ़ा भी गया है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। यानी ये ऐतिहासिक काल कब का होगा, ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का ये काल क्या होगा, ऐतिहासिक काल होगा। दिस इज कॉल्ड
हिस्टोरिक एज, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिक एज। इनकी यदि अंग्रेजी आप देखिएगा तो ये क्या कहलाता है, हिस्टोरिक। ये क्या कहलाता है, हिस्टोरिक एज। ये हिस्टोरिक एज कहलाता है। क्या सब दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, चलिए, तो ये क्या कहलाता है, ये हिस्टोरिक एज कहलाता है। अब हम लोग तीसरे पार्ट पर पहुंचते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप में क्या है, इतिहास का तीसरा हम लोग देखते हैं। वो देखते हैं आद्य इतिहास। ये आद्य इतिहास किसको कहते हैं, इस बात को अब ध्यान से आप देखिए। ये क्या है, ये है आद्य इतिहास। ये क्या कहलाता है, आद्य, ये है आद्य इतिहास। तो ये जो आद्य इतिहास है, इसको इन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। ये प्रोटो हिस्टोरिक एज ये कहलाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा इतिहास, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि हो, लेकिन पढ़ी नहीं गई हो, पढ़ी नहीं गई हो। कहने का मतलब यहां पर क्या है, हमने जो लिखा बोर्ड पर, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी क्या हो, जिनकी अपनी लिपि हो लेकिन पढ़ी ना गई हो। तो ये जो इतिहास कहलाता है वो क्या कहलाता है, आद्य इतिहास। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक एज। यही क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यहाँ जो प्रश्न इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न क्या पूछा गया है भाई? तो ये प्रश्न जो पूछा गया है, तो वो प्रश्न में पूछा गया है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आद्य इतिहास के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति को रखते हैं, एवं संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति को किसके अंतर्गत रखते हैं, आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन इंग्लिश इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एंड कल्चर। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसी से एक रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा जाएगा। ये जो वैदिक सभ्यता है इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो वैदिक सभ्यता को भी, ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसको भी आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। वैदिक सभ्यता को भी किसके अंतर्गत रखा गया, आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया। आद्य इतिहास के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? अब तो प्रश्न यहां पर है कि क्या सर वैदिक सभ्यता में जो लिपि जो है, जैसे कि हम लोग बोले ऋग्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद बोलते हैं, सामवेद बोलते हैं, अथर्ववेद बोलते हैं, तो सब तो लिखा हुआ है, तो फिर भी कैसे आप कहते हैं? तो सुनिए मेरी बात को, इस जगह आप सुन लीजिए। वैदिक सभ्यता की जो भी बातें हुई, जो भी पुस्तक लिखे गए, वो कब लिखे गए? वो पुस्तक लिखे गए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, जब लेखन कला का विकास हुआ तब लिखा गया।
वैदिक सभ्यता की अपनी लिपि नहीं थी। अब जो आप वेद अभी देखते हैं वो बड़ा सारगर्भित है, उसमें आदिम संस्कृति का व्यवहार, संस्कृत का व्यवहार किया गया है और आदिम संस्कृत को बढ़िया से लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए बहुत सारी बातों को क्या कर दिया गया है, यहाँ वहाँ से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इनकी जो लिखी गई बातें हैं वो क्या है, काफ़ी सारगर्भित है। वो लिखी गई बातें काफ़ी क्या है, ये सारगर्भित है। ये लिखी गई बातें ये क्या है, काफ़ी सारगर्भित है। ये क्या है, ये गूढ़ है। ये क्या है, ये गूढ़ है। इनकी बातों को ये क्या करता है, समझ में नहीं आता है। ये समझ में ये नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, ये रहस्यमयी है। इसलिए इसको इतिहासकारों ने किसके अंतर्गत रखना उचित समझा, आद्य इतिहास के अंतर्गत रखना उचित समझा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है भाई, तो प्रश्न में जो ये बातें दी गई है कि ये दो सभ्यता, तब आद्य इतिहास के अंतर्गत ये दो सभ्यता को रखा गया। किसको किसको रखा गया, इन सिंधु घाटी सभ्यता को, ये सिंधु घाटी सभ्यता को, ये सिंधु घाटी, ये किसको, ये सभ्यता को, और किसको रख दिया गया, ये वैदिक सभ्यता को। आप ये ध्यान में इस बात को रखिएगा, ये वैदिक सभ्यता को ये रखा गया। ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या देखा, प्राक इतिहास। तब प्राक इतिहास किसको कहते हैं, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि ना हो, यानी कोई लिखित साक्ष्य ना हो। अब यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। सेकेंड बात, ऐतिहासिक काल। तो भाई ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, जिसका मतलब है ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि हो और पढ़ी गई हो। तो कब का इतिहास, तो ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऐतिहासिक काल। और आद्य इतिहास, तो आद्य इतिहास किसको कहा जाता है कि भाई प्रोटो हिस्टोरिक, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि तो हो लेकिन पढ़ी ना गई हो। जैसे एग्जाम्पल में सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाट सभ्यता की अपनी लिपि है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। इसकी अपनी लिपि है, इसकी लिपि को क्या कहते हैं, सिंधु घाट सभ्यता की जो लिपि है इसको हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। यह है भाव चित्रात्मक, यह है भाव चित्रात्मक, यह है भाव चित्रात्मक लिपि, यह है भाव चित्रात्मक लिपि। लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तो जब पढ़ा ही नहीं गया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो जो कुछ भी कहेंगे वो किस आधार पर होगा, ऑन द बेस ऑफ इन्फेरेंस एंड लॉजिक। वो किसके आधार पर होगा, तो कहता है ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ इन्फेरेंस, ऑन द बेस ऑफ इन्फेरेंस, इन्फेरेंस, ऑन द बेस ऑफ इन्फेरेंस एंड लॉजिक। एंड ये किसके आधार पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लॉजिक के आधार पर होगा। इसी के आधार पर यह बात कहा गया। तो इस प्रकार से इतिहास के विभाजन को आपने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। प्लीज कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एंड व्हिच इज नेक्स्ट टॉपिक, उस बात को हम लोग यहां से देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं ये कैसे है। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक को क्या करते हैं, ये देखते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में क्या है भाई, इस बात को अब ध्यान से देखिए। ये प्राक इतिहास काल को भी आपने देख लिया, और यही मेरा दिखाने का यही मकसद था कि प्राक इतिहास काल में ये जो मानव है ये कैसा मानव है, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। यही आपको दिखाने का मेरा मकसद था कि ये जो यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये प्राक इतिहास का, ये देखिए यही क्या है, यही है आदि मानव। यही क्या है, आदि मानव। हमने पढ़ा दिया। थोड़ा सा सोचे थे कि हम आपको ये चित्र भी दिखा दें। तो ये आदमी देखिए, ये कैसा आदमी है, ये आदमी देखिए कैसा है, ये जंगल में भटक रहा है। ये देखिए जानवर है, हाथ में देखिए वो लिया हुआ है कुछ शिकार करने के लिए। तो ये इसकी स्थिति क्या है, ये बिल्कुल पशुवत है। तो ये इनकी स्थिति कैसी है, ये बिल्कुल क्या है,
ये पशुवत है, ये पशुवत है। तो पशु को क्या चाहिए? केवल भोजन। ये क्या चाहिए? केवल इसको क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन की खोज में ये दिन रात भटकते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना कि भाई ये इसकी लिपि होगी, ये सर्वथा क्या होगा? रॉन्ग होगा। कंप्लीटली इट विल बी रॉन्ग। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? आदि मानव को देखते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से कहाँ बढ़ते हैं? नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। ऐतिहासिक काल को भी मैंने बता दिया कि भाई ऐतिहासिक काल में कौन लोग हैं। ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व वाले लोग हैं। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का जैसे कि हम लोग हुए, तो हम लोगों ने भी ये चीज़ देख लिया। अब हम लोग आद्य इतिहास के बारे में देखते हैं। तो ये भी बात मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब इसमें आप देखिएगा ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का बात इसमें दिया गया है। यही है सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। ये क्या है? रिमाइंडर पार्ट। ये क्या है? रिमेन्स। ये क्या है? रिमेन्स। ये क्या है? अवशेष है। ये है अवशेष। ये है अवशेष। तो सिंधु घाट सभ्यता के लोगों ने तो सब काम कर लिया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब ये सारा काम ये लोग कर लिया सिंधु घाट सभ्यता के लोगों ने, तो फिर हम इसके संबंध में ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन ये जो चित्रलिपि जो बनाया है, इसका जो चित्रलिपि है, इसी को पढ़ नहीं पाया है। ये जो चित्रलिपि है, ये चित्रलिपि, इस लिपि को ये क्या किया है? ये पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए निश्चित तौर पर यानी परफेक्टली हम किसके संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिंधु घाट सभ्यता के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात भी मैंने आपसे क्या कह दिया? ये बात मैंने आपसे कह दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? अब इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, इसको अब हम लोग आपके सामने रखते हैं कि इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। व्हाट आर बेनिफिट टू रीड हिस्ट्री? इतिहास पढ़ने से लाभ, ये इतिहास पढ़ने से क्या लाभ होगा, इस बात को देखिए। इतिहास पढ़ने से लाभ, ये इतिहास पढ़ने से ये क्या है? ये लाभ। इससे इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? तो हम अभी अभी आपको सुनाए थे कि लोगों का कहना है कि इतिहास पढ़ने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बोलूं इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, इस बात को देखिए। तो सबसे पहली बात, इतिहास पढ़ने से आप क्या जानते हैं कि मानव ने कृषि कार्य कैसे प्रारंभ किया। तो सबसे पहली बात, कृषि कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कृषि से संबंधित तथ्यों को आप समझते हैं। सेकंड बात, बस्ती कैसे बसाया, इस बात को जानते हैं। थर्ड बात, ये अपना इन लोगों ने आखेटक गिरी से, ये आखेट गिरी से वर्तमान समय तक कैसे पहुंचा, वर्तमान समय तक कैसे पहुंचा, तो इसके संबंध में आप जानते हैं। अब इसमें आप देखिए किसके संबंध में जानते हैं? पारिवारिक स्थिति के संदर्भ को आप समझ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। इसके अलावे अब आप क्या देख सकते हैं? इसके अलावे तो इसके अलावे ये कहता है कि आप क्या देख सकते हैं? इसके अलावे आप क्या देख सकते हैं? तो इसके अलावे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिश्ता। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, ये क्या देख सकते हैं? तो नंबर 1, प्रशासन का स्वरूप। आप ये क्या देख सकते हैं? प्रशासन। ये प्रशासन का आप क्या देखते हैं? ये स्वरूप देखते हैं, यानी प्रशासन का ढांचा। ये क्या जान पाते हैं? ये प्रशासन के ढांचा के बारे में जानते हैं। फिर किसके बारे में जानते हैं? तो फिर तंत्र के बारे में, प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानते हैं। ये प्रशासनिक तंत्र के संबंध में आप समझ सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र के संबंध में समझ सकते हैं। फिर आप किसके बारे में समझ सकते हैं? तो कहता है मानव के क्रियाकलापों को समझ सकते हैं। मानव के क्रिया
क्रियाकलापों को समझ सकते हैं, मानव के क्रियाकलापों को ये क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कहा जाए तो इससे आपको क्या मिल सकता है, ये राजनीति के बारे में आप समझ सकते हैं। इससे क्या मिलती है, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन की क्या मिलती है, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। कला संस्कृति की जानकारी मिलती है। कला संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप किसके संदर्भ से जानते हैं, इतिहास के संदर्भ में जानते हैं कि इतिहास से कृषि कार्य कैसे किया आदि मानव ने, बस्ती कैसे बनाया, हल कैसे बनाया, आप पहिया कैसे बनाया, लोगों ने चूल्हे का निर्माण कैसे किया, प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र कैसे स्थापित किया, मानव की क्रियाकलापों को किस आधार पर इसने प्रारंभ किया, राजनीतिक जीवन इसका क्या था, सामाजिक जीवन इसका क्या था, आर्थिक जीवन इसका क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, कला एवं संस्कृति क्या था, इन सारे चीज़ों से ये लोग क्या थे, वाकिफ हुए। यानी यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये सारा चीज़ आपको क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि आखिर मानव ने इसका क्रमशः किस प्रकार से इनका विकास किया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इतिहास पढ़ने से क्या है, ये बड़ा ही लाभ है। और साथ ही साथ इतिहास पढ़ने से क्या होता है, आप अपने पूर्वजों के बारे में एक शब्द में यदि कह दिया जाए तो अपने पूर्वजों के बारे में आप क्या करते हैं, समझ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जानकारी ये क्या कर सकते हैं, ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी बातें आपने यहाँ पर क्या किया, इस सारी बातों को आपने यहाँ पर क्या किया, देखा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या था। तो इस प्रकार से आपने इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, इस लाभ को भी आपने क्या किया, समझ लिया। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट डे आई विल से समथिंग मोर। थैंक यू। ओके।